हेलो दोस्तों, मैं एस कुमार अपने यूट्यूब चैनल बिहार जीके ट्रिक्स में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग प्राचीन भारत के अंतर्गत सिकंदर और मौर्य साम्राज्य के बारे में इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो आइए चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सिकंदर का जन्म 356 ईस्वी पूर्व में हुआ था। कब हुआ था? 356 ईस्वी पूर्व में। इसके पिता फिलिप द्वितीय थे। यह 559 ईस्वी पूर्व में मकदूनिया का शासक बना तथा इसकी हत्या 329 ईस्वी में कर दी गई थी। सिकंदर के गुरु यूनानी दार्शनिक थे जिनका नाम था अरस्तु। सिकंदर का प्रधान सेनापति सेलुकस निकेटर था। कौन था? सेलुकस निकेटर। सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में हाइडेस्पीज या फिर झेलम का युद्ध किया, जो पोरस और सिकंदर के बीच हुआ था। किनके बीच हुआ था? झेलम का युद्ध। तो याद रखेंगे, पोरस और सिकंदर के बीच कब हुआ था? 326 ईस्वी पूर्व में। पोरस का राज्य झेलम और चिनाब नदी के बीच में पड़ता था। सिकंदर के आक्रमण के समय आम्बी तक्षशिला के शासक थे। तक्षशिला के शासक उस समय कौन थे? आम्बी। इस युद्ध में पोरस की पराजय हुई, लेकिन सिकंदर पोरस की बहादुरी से प्रभावित होकर उसका राज उसे वापस लौटा दिया था। भारत विजय अभियान में सिकंदर ने 326 ईस्वी पूर्व में बैक्ट्रिया जीतने के बाद काबुल होता हुआ हिंदू कुश पर्वत को पार किया और सिंधु नदी पार कर भारत की धरती पर कदम रखा था। आगे है, फिर इस समय सिकंदर की सेना ने कुछ अफवाहों से डरकर व्यास नदी को पार करने से मना कर दिया था। अब आगे पढ़ते हम लोग। सिकंदर ने भारत में 3 शहर बसाए थे। सिकंदर ने भारत में कितने शहर बसाए? 3, जिनके नाम है निकेया, जिसे विजयनगर, दूसरा अलेक्जेंड्रिया और तीसरा बुकेफेल्स या फिर बुकाफेला भी कहा जाता है। बुकेफेल शहर इसने अपने प्रिय घोड़े के नाम पर रखा था। नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर 19 महीने भारत में रहा तथा 325 ईस्वी पूर्व को वह स्थल मार्ग अर्थात रास्ता स्थल के माध्यम से स्थल के मार्ग से भारत से लौट गया था। नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर की मृत्यु 323 ईस्वी पूर्व बेबीलोन में ज्वर अर्थात बुखार लगने से हुई थी। बुखार से हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, सिकंदर के अभियान से भारतीयों को 4 स्थल एवं 4 जलीय मार्गों का ज्ञान हुआ। सिकंदर के साथ 3 इतिहासकार भी भारत आए थे, जिनके नाम है, पहला निरियाकस जो कि नौसेना का प्रमुख था, वहीं दूसरा है आनेसिक्रेटस और तीसरा है अरिस्टोबुलस। कौन कौन था? निरियाकस, आनेसिक्रेटस और अरिस्टोबुलस। अब आगे है मौर्य साम्राज्य के बारे में। तो आइए चलते हैं, मौर्य साम्राज्य के बारे में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है मौर्य साम्राज्य, जिसका समय टाइम पीरियड था 322 ईस्वी पूर्व से 185 ईस्वी पूर्व। मौर्य राजवंश की साहित्यिक स्रोतों से जानकारी, जिसमें पहला है ब्राह्मण साहित्य के अनुसार शूद्र थे ये, दूसरा जैन और बौद्ध साहित्य के अनुसार ये क्षत्रिय थे, तीसरा है मुद्रा राक्षस के अनुसार ये वृषल अर्थात निम्न वर्ग के थे, चौथा रोमिला थापर के अनुसार ये वैश्य थे और पांचवा है सर्वाधिक मान्य मत के अनुसार ये क्षत्रिय थे। अब आगे है चंद्रगुप्त मौर्य, जिनका टाइम पीरियड था 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व। जन्म 340 ईस्वी पूर्व बिहार में। चंद्रगुप्त ने नंद वंश के धनानंद अर्थात अंतिम शासक नंदवंश को हराकर 322 ईस्वी पूर्व में मौर्य वंश की स्थापना की थी। धनानंद को हराने के लिए चाणक्य अर्थात विष्णुगुप्त शर्मा ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी तथा इसे 1000 कासारपन में खरीदा था। चंद्रगुप्त ने तक्षशिला में शिक्षा प्राप्त की थी
322 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य मगध की राजधानी पर बैठा और इसका वास्तविक नाम इसका वास्तविक संस्थापक बना था। किसका? तो मगध का। आगे है ठीक है, याद रखिएगा कि मगध का वास्तविक संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य बना था। नेक्स्ट है, जस्टिन ने या फिर यूनानी इतिहासकारों ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस एवं एंड्रोकोटस के रूप में उल्लेखित किया है। विलियम जोन्स ने बताया कि चंद्रगुप्त मौर्य ही सेंड्रोकोटस है। 305 ईस्वी पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया था, अर्थात हराया था। इसके बाद है, इसके परिणाम स्वरूप निकेटर ने अपनी पुत्री हेलेना का विवाह चंद्रगुप्त के साथ किया तथा यह भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय विवाह था। आगे है, अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौटिल्य चाणक्य को माना जाता है। इसका संबंध राजनीतिक विज्ञान से है। अर्थशास्त्र प्रथम भारतीय पुस्तक है जिसकी तुलना मैकियावेली की प्रसिद्ध पुस्तक प्रिंस से की जाती है। नेक्स्ट है, भारत का प्रथम प्रभुत्व संपन्न शासक चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है। चंद्रगुप्त मौर्य का आध्यात्मिक गुरु भद्रबाहु था। इसने जैन धर्म ग्रहण किया था। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने जीवन के अंतिम दिन श्रवणबेलगोला अर्थात कर्नाटक की पहाड़ियों पर गुजारे थे। श्रवणबेलगोला का मंदिर जैन धर्म से ही संबंधित था। आगे है, कुसुमपुर पाटलिपुत्र का ही प्राचीन नाम है। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत में दास प्रथा विद्यमान नहीं थी। यह विवरण मेगास्थनीज ने दिया था। नेक्स्ट पॉइंट है, विशाख दत्त के द्वारा लिखित पुस्तक मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त मौर्य के लिए विसल शब्द का प्रयोग किया गया है। पाटलिपुत्र शहर के महलों को देखकर यह विवरण फाहियान ने दिया कि यह मनुष्य द्वारा न बनाकर दैत्यों या फिर असुरों के द्वारा बनाए गए हैं। नेक्स्ट है, युद्ध की संधि शर्तों के अनुसार निकेटर ने आर्या, अराचोशिया, ग्रेडोशिया, पोरोपामी साडे के क्षेत्र चंद्रगुप्त मौर्य को सौंप दिए थे। आगे है, इसकी जानकारी हमें यूनानी इतिहासकार एस्ट्रेबो और अप्पियानस देते हैं। अब आगे है, इसकी जानकारी हमें ये तो होगी क्या। नेक्स्ट पॉइंट है, चंद्रगुप्त यूनानियों को भारत से बाहर निकाल देता है तो इसे भारत का मुक्तिदाता भी कहा जाता है। नेक्स्ट है, सिकंदर ने अपना एक राजदूत मेगास्थनीज भी चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा। यह भारत आने वाला पहला विदेशी यात्री था। प्लूटार्क के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य ने भी सेल्यूकस निकेटर को 500 हाथी उपहार के रूप में दिए थे। मेगास्थनीज ने एक पुस्तक इंडिका लिखी। इसमें मौर्य साम्राज्य के नगरीय प्रशासन और सैन्य प्रशासन के बारे में वर्णन किया गया है और इसमें बताया कि प्रशासन के नियंत्रण के लिए 6 समितियों का निर्माण किया गया था। मेगास्थनीज ने मौर्यों के महलों का भी वर्णन किया है जिसमें लकड़ी और पत्थरों का प्रयोग किया गया है। इंडिका में पाटलिपुत्र का वर्णन किया गया जिसमें पाटलिपुत्र को पॉलीब्रोथा नाम दिया गया जो गंगा और सोन नदी के संगम पर स्थित है तथा इसमें 570 बुर्ज और 64 मीनार है। अब आगे हम लोग पढ़ते हैं। मेगास्थनीज ने मौर्य समाज को 7 वर्गों में विभाजित किया परंतु यह कथन प्रमाणित नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट है, चाणक्य ने अर्थशास्त्र नामक ग्रंथ लिखा जो संस्कृत भाषा में है और उसमें 15 अभिकरण और 180 प्रकरण और लगभग 4000 श्लोक है। यह राजनीति विषय पर आधारित पुस्तक है। नेक्स्ट पॉइंट है,
चंद्रगुप्त जैन धर्म का अनुयायी था तथा अपने जीवन के अंतिम समय में पुत्र के पक्ष में शासन त्याग कर जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा लेकर श्रवणबेल गोला में, जो कि मैसूर में है, वहां 298 ईस्वी पूर्व में चला गया और उपवास द्वारा शरीर का त्याग कर दिया था। यह उपवास के द्वारा शरीर का त्याग करना सल्लेखना विधि कहलाती है। आगे है, जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल के अंत में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल पड़ा। नेक्स्ट है, चंद्रगुप्त मौर्य के सामंत पुष्पगुप्त ने गुजरात में सुदर्शन झील का भी निर्माण करवाया था। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंदुसार 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व के बीच शासन किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र बिंदुसार था, जो 298 ईस्वी पूर्व में गद्दी पर बैठा था। यूनानी साहित्य में इसे अमित्रोचेट्स या फिर अमित्र घाट कहा गया है। तिब्बती इतिहासकार तारानाथ के अनुसार यह एक महान शासक था। यह एक सीजेरियन बेबी था, जिसके अनुसार बिंदुसार ने दक्षिण भारत पर आक्रमण किए थे। यह आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। नोट याद रखेंगे कि आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खली पुत्र गोशाल ने की थी। नेक्स्ट पॉइंट है, यूनानी इतिहासकार एथिनियस के अनुसार उसने यूनान के शासक एंट्रियोकस प्रथम से 3 वस्तुएं मंगवाई। पहला मीठी शराब, दूसरा सूखे मेवे और तीसरा दार्शनिक। नेक्स्ट पॉइंट है, बिंदुसार के समय तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसका दमन अशोक और सुसीम ने किया। नेपाल विद्रोह का दमन भी अशोक ने ही किया था। नेक्स्ट है, बिंदुसार की मृत्यु के समय अशोक उज्जैन में राज्यपाल था। अब आगे है बिंदुसार के अन्य नाम। तो बिंदुसार के ढेर सारे नाम थे, जिनमें से कुछ नाम आपको यहाँ दिए गए हैं, तो आइए याद रखते हैं। पहला है बिंदुपाल। चीनी विवरण बिंदुपाल के अनुसार एलिड्रोकेड्स, वहीं चीनी विवरण में एस्ट्रेवो, सिंहसेन, भद्रसार जैन ग्रंथ में और वायु पुराण में। इन सभी जगहों से हमें बिंदुसार के बारे में जानकारी मिलती है। अब हम लोग अशोक के बारे में पढ़ेंगे। अशोक का 4 वर्ष तक अपने भाइयों के साथ सत्ता संघर्ष चला। सिंहली अनुश्रुति की मान्यता के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या की थी। अशोक की माता का नाम भीमा या फिर सुभद्रांगी थी। इनकी पत्नी देवी थी, जिसके पुत्र महेंद्र व पुत्री संघमित्रा ने श्रीलंका में बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया। इसकी दूसरी पत्नी कारुवाकी थी और बेटा तिवर, जिसका एक अभिलेख मिलता है। अशोक ने क्रोधित होकर तिस्यरक्षिता को जीवित जला दिया था। अशोक का राज्याभिषेक 269 ईस्वी पूर्व में हुआ था। अब आगे है अशोक का नाम। अशोक वर्धन हमें पुराण से प्राप्त होता है। अशोक मौर्य यह गिरनार अभिलेख से, अशोक मास्की, गुर्जर, नेट्टूर, उदय गोलम अभिलेख से और प्रियदर्शी यह भाब्रू अभिलेख से प्राप्त होता है। अब आगे है कलहन की पुस्तक। राजतरंगिणी के अनुसार अशोक पहले भगवान शिव का अनुयायी था। अशोक ने श्रीनगर शहर की स्थापना की और वहां शिव मंदिर का निर्माण करवाया। राजतरंगिणी को भारतीय इतिहास की प्रथम पुस्तक माना जाता है तथा कलहन जय सिंह के दरबार में रहता था। अशोक ने नेपाल में भी ललित पाटन शहर बसाया था। अशोक ने अपने राज्याभिषेक में के 8वें वर्ष अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में कलिंग युद्ध किया था। कलिंग का शासक नंदराज था। इस युद्ध में अशोक ने विजय प्राप्त की, लेकिन इस युद्ध में 1 लाख लोग मारे गए तथा 1.5 लाख लोगों को बंदी बनाया गया। इस युद्ध के पश्चात अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया, इसलिए उसने युद्ध घोष के स्थान पर धम्म घोष को अपना
लिया था। अब आगे है मौर्यकालीन स्थापत्य कला का सर्वश्रेष्ठ नमूना सांची का स्तूप है। यह बौद्ध धर्म से संबंधित है। यह मध्य प्रदेश में स्थित है। मौर्य काल का प्रचलित सिक्का पंथा धम शब्द राहुलोवाद सूत पुस्तक से लिया गया है। धम का आचार हम एक आचार संहिता है। मौर्य काल का सर्वश्रेष्ठ बंदरगाह ताम्रलिपि है। कंटक शोधक शब्द न्यायालय के लिए प्रयुक्त होता है। भाग बलि प्रणय बिष्टि एक करते। नेक्स्ट पॉइंट है बिष्टि एक बेगारी करता बिना मजदूरी या फिर परिश्रम दिए बिना कार्य करवाना। नेक्स्ट है अशोक को भारतीय इतिहास में जनहित कार्य के लिए असमन अर्थात याद किया जाता है। याद रखेंगे कलिंग का प्राचीन नाम उत्कल था। इसकी राजधानी तोसली थी। कलिंग शासक खारवेल महामेघवाहन वंश के थे। इन्होंने उड़ीसा में उदयगिरी की पहाड़ियों में हाथी गुम्फा शिलालेख उत्कीर्ण करवाया था। आगे है कौटिल्य की अर्थशास्त्र के अनुसार कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। नेक्स्ट है सिंहली अनुश्रुतियां दीपवंश तथा महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया था। अब आगे चलते हैं। इसके बाद अशोक मोगली पुत्तिस से प्रभावित हुआ एवं बौद्ध धर्म में रुचि रखने लगा। आगे है दिव्यावदान जो कि बौद्ध साहित्य था। इसके अनुसार अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त को दिया गया है। चीनी यात्री ह्वेनसांग इसका समर्थन करता है। अशोक ने अपने शासन के दौरान सबसे पहले बौद्ध गया था। बौद्ध गया का धम्म यात्रा की और 20 वर्ष में लुम्बिनी की यात्रा भी की थी। आगे है अशोक ने धम्म के प्रचार प्रसार के लिए जगह जगह लेख उत्कीर्ण करवाए थे। आगे है अशोक को इसकी प्रेरणा ईरानी शासक डेरियस प्रथम या फिर दारा प्रथम से मिलती है। आगे है इसकी खोज 1750 ईस्वी पूर्व में टी फैंथलर ने की थी। आगे है 1837 ईस्वी पूर्व में जेम्स प्रिंसेप ने सबसे पहले पढ़ने में से सफलता प्राप्त की थी। इसकी उत्कीर्णता चापर या कापर थे। अभिलेखों का विषय प्रशासनिक होता था लेकिन अर्थ से संबंधित लेख रुमनेई देई अभिलेख है जो कर नीति से संबंधित है, जिसमें अशोक लुम्बिनी यात्रा के समय भू राजस्व कर की दर को 1/6 भाग से घटाकर 1/8 कर दी थी। आगे है अशोक के समकालीन मिस्र के राजा टॉलनी द्वितीय था। आगे है ब्राह्मणी लिपि के अभिलेख गुजरात से प्राप्त होते हैं तथा ग्रीक व अरमाइक लिपि के अभिलेख कांधार व काबुल से तथा खरोष्टी के शाहबाज गरी में मान सहरा जो कि पाकिस्तान में प्राप्त होते हैं। कंधार अभिलेख की खोज 1958 ईस्वी में हुई थी। अब है आगे ब्राह्मणी लिपि भारत में मिली है। ग्रीक लिपि में इन्होंने अभिलेख अफगानिस्तान में, खरोष्टी लिपि में पाकिस्तान में और अरमाइक लिपि में अफगानिस्तान में इनका अभिलेख प्राप्त हुआ है। अशोक ने सबसे पहले सार्वजनिक स्थानों पर राजा ज्ञाएं स्थापित करवाई थी। द्विभाषीय अभिलेख होते हैं जिसमें 2 लिपियां सम्मिलित होती हैं, जिसमें गांधार से सार ए कुना अभिलेख प्राप्त हुआ जो ग्रीक और अरमाइक मिश्रित लिपि में था। अशोक ने अभिलेखों को 3 भागों में विभाजित किया था, लेख जिसे शिलालेख, स्तंभ लेख और गुहालेख। अब है शिलालेख के अंतर्गत बृहद शिलालेख और लघु शिलालेख
वहीं स्तंभ लेख के अंतर्गत बृहद स्तंभ लेख और लघु स्तंभ लेख। अब है आगे, अशोक ने 8 स्थानों पर बृहद शिलालेख लगवाए जिनकी संख्या कुल 14 है। आगे है बृहद शिलालेख, याद रखेंगे इन्होंने पाकिस्तान के शाहबाजगढ़ी में, देहरादून के कालसी, उड़ीसा के धौली और महाराष्ट्र के सोपारा में, वहीं पाकिस्तान के मानसेहरा में, गुजरात के जूनागढ़ और गिरनार में, उड़ीसा के जोगढ़ में और आंध्र प्रदेश के एरीगुडी में बृहद शिलालेख की स्थापना करवाई थी। वहीं अशोक के शिलालेख और उसके विषय के बारे में, जो पहला शिलालेख है उसमें पशु वध पर प्रतिबंध लगाया गया था। वहीं दूसरा शिलालेख में मनुष्य व पशु चिकित्सालयों का निर्माण अर्थात मनुष्यों और पशु के हॉस्पिटल का निर्माण करवाया, लोक कल्याणकारी कार्य भी किए थे। उसके बारे में हमें द्वितीय शिलालेख से प्राप्त होता है। तीसरा शिलालेख में रज्जु की नियुक्ति की तथा राजकीय अधिकारियों की हर 5 वर्ष पर राज भ्रमण करने का आग्रह किया। चौथा शिलालेख में भेरी घोष की जगह धम घोष की घोषणा की थी। शिलालेख है धम महामंत्रों की नियुक्ति की। वहीं छठा शिलालेख में प्रतिवेदकों अर्थात रिपोर्टरों को आदेश दिए, प्रशासनिक सुधार किए। 7वां शिलालेख में धम यात्राओं का विवरण मिलता है। 8वां शिलालेख से आखेट यात्रा के स्थान पर धम यात्रा का प्रतिपादन किया गया। 9वां शिलालेख में मंगलाचरण समारोह के स्थान पर धम मंगलाचरण प्रारंभ किया गया। सच्ची भेंट तथा सच्ची शिष्टाचार का उल्लेख किया गया है। वहीं 10वां शिलालेख में धम की श्रेष्ठता के नारे पर बल दिया गया और राजा और उच्च अधिकारी हमेशा प्रजा के हित में सोचें। 11वां शिलालेख में धम की कामना की गई और धम दान नीति के बारे में बतलाया गया। 12वां शिलालेख में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का उल्लेख किया गया है। वहीं 13वां शिलालेख कलिंग का युद्ध का वर्णन, 5 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम का उल्लेख जहां उसने विदेश में धर्म प्रचारकों को भेजा, अशोक के हृदय परिवर्तन की बात बताई गई थी। आगे है 14वां शिलालेख, पहले 13 शिलालेखों का पुनरावलोकन तथा जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया गया था। अब आगे है नोट, पृथक कलिंग प्रज्ञापन। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का उल्लेख मिलता है, लेकिन धौली व जोगढ़ के 13वें शिलालेख में समस्त प्रजा को अपनी संतान के समान बताया है। नेक्स्ट पॉइंट है अशोक ने 11वें, 12वें तथा 13वें शिलालेख में बदलाव किए हैं। इसे पृथक कलिंग प्रज्ञापन कहा जाता है। आगे है अशोक के लघु शिलालेख। अशोक के लघु शिलालेख 18 अलग अलग स्थानों से प्राप्त होते हैं, जिसकी संख्या निश्चित नहीं है, जिसमें सबसे नवीनतम लघु शिलालेख सन्नाती जो कि कर्नाटक का है। अशोक के मास्की, गुर्जर, नेतुर और उदय गोलम लेख में अशोक का नाम अशोक हमें मिलता है। आगे है भाब्रू शिलालेख जो कोटपुतली बहरोड़ के बैराट में, बीजक की पहाड़ी में भीम डुंगरी पर स्थित है, जिसकी खोज 1837 ईस्वी में कैप्टन बर्ट ने की थी, जिसमें अशोक का नाम मगध अधिराज लिखा हुआ मिलता है। भाब्रू लेख में अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ लेख भी है। आगे है भाब्रू शिलालेख में अशोक के बौद्ध होने का सबल प्रमाण मिलता है, जिसमें अशोक स्पष्ट बुद्ध, धम्म और संघ का अभिवादन करता है, जिन्हें बौद्ध धर्म के त्रिरत्न कहा गया है। आगे है भाब्रू शिलालेख में ही अशोक स्वयं को मगध राज या फिर मगध का राजा बताता है। बाद में सर्वप्रथम शिलालेख का प्रचलन अशोक ने ही किया था। आगे है
मास्की शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा, जिसकी खोज 1915 ईस्वी में ब्रिडेन ने की थी। आगे है अशोक स्तंभ लेखों में। बृहत स्तंभ लेख हमें 6 स्थानों से 7 लेख मिले, यानी इनकी संख्या तो 6 है पर 7 लेख मिलते हैं। पहला दिल्ली टोपरा स्तंभ लेख, मूल रूप से यह हरियाणा के अंबाला जिले में था। फिरोज शाह तुगलक के द्वारा इसे दिल्ली लाया गया, एकमात्र अभिलेख जिसमें अशोक ने 7 लेख उत्कीर्ण करवाए थे। आगे है दूसरा दिल्ली मेरठ, मूल रूप से यह मेरठ में था। फिरोज शाह तुगलक ने इसे दिल्ली में स्थापित करवाया और इसे शिकारे कुश महल में लगवाया था। वहीं तीसरा में है लौरिया नंदनगढ़ अभिलेख, बिहार में है तथा इस पर औरंगजेब का लेख उत्कीर्ण है। चौथा लौरिया अरेराज अभिलेख, चंपारण बिहार में है। पांचवा रामपुरवा अभिलेख यह भी बिहार में है। छठा है जौगढ़ शिलालेख, उड़ीसा में है। इसकी खोज 1850 ईस्वी में वाल्टर इलियट ने की थी। सातवां है प्रयाग प्रशस्ति अभिलेख, यह मूल रूप से कौशाम्बी में था, जिसे अकबर ने इलाहाबाद के किले में स्थापित करवाया था। इस पर बहुत से लेख लिखे गए हैं, जिसमें रानी का लेख, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति भी उत्कीर्ण है। इसमें अकबर और बीरबल का लेख भी उत्कीर्ण है। आगे है अशोक के शिलालेख, मध्य प्रदेश के रूपनाथ तथा गुर्जर, कर्नाटक के गोवी मठ, ब्रह्मगिरी, सिद्धपुर, जेटी रामेश्वर, कनगनहल्ली, पालकी गुड़ू, बिहार में सासाराम, उत्तर प्रदेश में अहरौरा नामक स्थान पर है। निगाली सागर शिलालेख, जौगढ़ अभिलेख और रामपुरवा शिलालेख अशोक से संबंधित है। आगे है अशोक के लघु स्तंभ लेखों में राजकीय घोषणाएं हमें मिलती है। अब आगे है अशोक स्तंभ सांची में और धमेक स्तूप सारनाथ में है। सांची और सारनाथ लेख में संघ भेद को रोकने के आदेश दिए गए हैं। आगे है निगाली सागर अभिलेख में अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 14वें वर्ष में कनक मुनि से स्तूप का जीर्णोद्धार करवाया था। आगे है लुम्नी ग्राम का धार्मिक कर माफ कर दिया था। आगे है वास्तुकला के इतिहास में अशोक ने एक नई शैली को विकसित किया और गुफा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। वहीं बाबर की पहाड़ी में अशोक ने 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था, जो कर्ण गुफा, सुदामा, चौपार तथा विश्व झोपड़ी गुफा थी। आजीविक संप्रदाय के भिक्षुओं को दान में भी यह दिया गया था। आगे है अशोक के पौत्र दशरथ ने नागार्जुनी पहाड़ी पर गुफाओं का निर्माण करवाया तथा बराबर की पहाड़ी पर दशरथ ने लोमस ऋषि की गुफा भी बनवाई थी। आगे है बौद्ध परंपराओं के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, जिसमें महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद 9 स्तूपों का निर्माण किया गया था। 8 स्तूपों में बुद्ध के शारीरिक अवशेष रखे गए और 9वें में उनके पात्र हैं। आगे है अहरौरा लेख में यह घोषणा की गई कि अशोक व्यक्तिगत रूप से बौद्ध धर्म का अनुयायी था। अर्थशास्त्र में 18 तीर्थों का वर्णन किया गया है। आगे है मौर्यकालीन उच्च अधिकारी, जिसमें पहला है प्रधानमंत्री और पुरोहित। यह प्रमुख धर्माधिकारी हुआ करते थे। वहीं सेनापति या युद्ध विभाग का मंत्री हुआ करता था। युवराज राजा का उत्तराधिकारी, प्रशास्त्रा राजकीय कागजातों को सुरक्षित रखने वाला तथा राजकीय आज्ञाओं को लिपिबद्ध करने वाला प्रधान अधिकारी। वहीं 5वां है समाहर्ता,
राजस्व विभाग का यह प्रधान था। छठा है नायक, सेना का संचालक अथवा नगर रक्षा का यह अध्यक्ष था। नेक्स्ट है प्रेदृष्टि, फौजदारी न्यायालय का यह न्यायाधीश था। आठवां है सन्निधाता, यह राजकीय कोषाध्यक्ष था। नौवां व्यवहारिक नगर का प्रमुख न्यायाधीश था। 10वां है दंडपाल, पुलिस अधिकारी। 11वां कार्मेंतिक, यह उद्योगों एवं कारखानों का अध्यक्ष हुआ करता था। आगे है अंतपाल, यह सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक हुआ करता था। दुर्गपाल राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष था। नागरक अर्थात पौर, यह नगर कोतवाल या फिर नगर का प्रमुख अधिकारी था। दैवारिक, यह राजमहलों की देखरेख करने वाला व्यक्ति था। आगे है आटविक, यह वन विभाग का प्रधान था। 17 है अंतर्वेदिक, यह अंतपुर का अध्यक्ष था। नेक्स्ट है मंत्री परिषद अध्यक्ष, यह परिषद का अध्यक्ष हुआ करता था। अभी आगे मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के अधिकारी थे जिन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है। अर्थशास्त्र में प्रमुख 4 व्यापारिक राजमार्गों का भी वर्णन है। कौटिल्य बताते हैं कि उत्तरापथ की अपेक्षा दक्षिणापथ अधिक महत्वपूर्ण थे। अशोक के समय प्रांतों की संख्या को 4 से बढ़ाकर 5 की गई थी। प्रांतों का शासन राजवंशीय अर्थात कुमार या फिर आर्यपुत्र नामक पदाधिकारियों द्वारा होता था। अब आगे है मौर्य प्रांत। पहला उत्तरापथ जिसकी राजधानी तक्षशिला थी। दूसरा अवंती राष्ट्र यह उज्जैनी। 5वां प्राची जिसकी राजधानी पाटलिपुत्र। दक्षिणापथ की राजधानी स्वर्णगिरी और कलिंग की राजधानी तोसली थी। आगे है प्रांतों को चक्र कहा जाता था। प्रांतों का विभाजन विषय के लिए किया गया था जो विषयपति के अधीन होते थे। आगे है जिले का प्रशासनिक अधिकारी स्थानिक था जो समाहर्ता के अधीन था। मेगास्थनीज के अनुसार नगर का प्रशासन 30 सदस्यों का एक मंडल करता था जो 6 समितियों में विभाजित था। प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। अब आगे है नगरीय प्रशासनिक समिति व उनके कार्य। प्रथम समिति जिनके कार्य थे उद्योग शिल्पों के लिए। द्वितीय समिति यह विदेशियों की देखभाल के लिए था। तृतीय समिति जनमरण के लिए था। चतुर्थ समिति व्यापार और वाणिज्य के लिए। पंचम समिति वस्तुओं के बिक्री के लिए और छठी समिति यह बिक्री कर के लिए था। आगे है विक्रय कर के रूप में मूल्य का 10वां भाग वसूला जाता था। नेक्स्ट है एग्रोनोमाई। मेगास्थनीज के अनुसार मार्ग निर्धारित अधिकारी था। सैन्य व्यवस्था में मेगास्थनीज के अनुसार सैन्य विभाग 6 समितियों में विभक्त थे और प्रत्येक समिति में 5 सदस्य होते थे। आगे है सैनिक प्रबंधन की देखरेख करने वाला अधिकारी अंतपाल कहलाता था। नेक्स्ट पॉइंट है सैन्य विभाग का सबसे बड़ा अधिकारी सेनापति होता था। पिलनी नामक यूनानी लेखक के अनुसार चंद्रगुप्त की सेना में 6 लाख पैदल सिपाही, 30,000 घुड़सवार और 9,000 हाथी थे। आगे है मुद्रा विभाग का अधिकारी लक्षणाध्यक्ष, कृषि विभाग का अधिकारी सीताध्यक्ष, व्यापारिक कर विभाग का अधिकारी शुल्काध्यक्ष, खान विवरण का अध्यक्ष आकाराध्यक्ष, व्यापारिक मार्ग विभाग का अध्यक्ष संस्थाध्यक्ष, पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष मुद्राध्यक्ष कहा लाते थे। अब आगे है सैन्य समिति एवं उनके कार्य। पहला है प्रथम जल सेना का निरीक्षण। द्वितीय यातायात एवं रसद सामग्री का निरीक्षण। तृतीय पैदल सेना का निरीक्षण। चतुर्थ अश्व सेना का निरीक्षण।
पंचम गज सेना का निरीक्षण और षष्ठ रथ सेना का निरीक्षण करते थे। आगे है मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को 7 भागों में विभाजित किया। पहला दार्शनिक, दूसरा व्यापारिक, तीसरा किसान, चौथा कारीगर जिसे चरवाहा भी कहा जाता है, पांचवा सैनिक, छठा मंत्री व परामर्शदाता और सातवां गुप्तचर। नेक्स्ट है अर्थशास्त्र में गुप्तचर को गूढ़ पुरुष कहा गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एक ही स्थान पर रहकर कार्य करने वाले गुप्तचर को संस्था कहा जाता था तथा एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करके कार्य करने वाले गुप्तचर को संचार कहा जाता था। आगे है मौर्य शासक में पुरुषों के साथ महिला अंगरक्षक भी होती थी। आगे है अर्थशास्त्र में भूमि छिद्र न्याय का विवरण किया गया है। सरकारी भूमि को सीता भूमि कहा जाता था। बिना वर्षा के अच्छी खेती होने वाली भूमि को अदेव मातृक कहा जाता था। शीताध्यक्ष कृषि का अधिकारी हुआ करता था। आगे है एरियन ने गुप्तचरों को ओवरसीयर तथा एस्ट्रेवो ने इंस्पेक्टर कहा है। आगे है गुप्तचर विभाग एक पृथक आमात्य के अधीन रखा गया जिसे महामात्य सर्प कहा गया है। नेक्स्ट है समाज में वैश्यावृत्ति प्रचलित थी तथा इसे राजकीय संरक्षण भी प्राप्त था। स्वतंत्र रूप से वैश्यावृत्ति करने वाली स्त्री रूपा जीवा कहलाती थी। इसके कार्यों का निरीक्षण गणिक अध्यक्ष करता था। नेक्स्ट है संभ्रांत घर की स्त्रियां प्रायः घर के अंदर ही रहती थी। कौटिल्य ने ऐसी स्त्रियों को अनिष्कासिनी कहा है। आगे है मौर्य शासन 137 वर्ष तक रहा तथा भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश के 10 राजा हुए जबकि वायु पुराण के अनुसार 9 राजा हुए। मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था में दासों का महत्वपूर्ण योगदान था। मेगास्थनीज ने के अनुसार मौर्य काल में दास प्रथा नहीं थी। मौर्य शासन में 2 प्रकार की न्यायिक व्यवस्था थी जिसे धर्म अस्थीय व्यवस्था एवं कंटक शोधन न्यायालय थे। आगे है राजू को क्षेत्रीय न्यायाधीश गणराज न्यायाधीश कहते थे। आगे है मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या इसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईस्वी पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। तो इसके बाद हम लोग मौर्योत्तर काल के बारे में पढ़ेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो। यदि आप लोगों को हमारा यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।